Assalamualaikum dear students. You are watching Corselia and I am here with the English Precis and Composition paper of CSS 2025. आज की इस वीडियो में हम CSS 2025 के इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस कर रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन 4 to 7 होंगे। इसके बाद अगर आपको प्रेसी और कंपोजिशन का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर नाउ let's begin with the first question. Our first question is, choose the word that is nearly most similar in meaning to the capitalized word. First word is frabjous. Frabjous का मतलब होता है a joyous celebration or something that is fantastic. जैसे कि कहा जाता है it's a frabjous day. अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला है wonderful. Wonderful seems to be fit. Next है surprising. सरप्राइजिंग को भी कुछ हद तक कंसिडर किया जा सकता है इफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है दैट इज अबाउट जॉय रादर देन सरप्राइज। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लिथ। ब्लिथ मीन्स केयर फ्री और चेयरफुल। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है बट इट मे बी नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वंडरफुल। थर्ड है गस्टो। गस्टो का मतलब होता है एंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म, which doesn't exactly match the celebratory joy. So the most similar word to frabjous is wonderful. Next is accubation. Accubation क्या होता है? Act of lying down while eating or drinking. It can also refer to posture of leaning back. ठीक है, जब हम टेबल पर जो है वो थोड़ा सा लीन बैक करके खा पी रहे होते हैं, या हम लोग जब टेक लगा कर कहीं लेटे होते हैं तो तब खा पी रहे होते हैं, उस पोजीशन को, उस पोस्चर को या उस एक्ट को जो है वो एक्यूबेशन बोलते हैं। एक्यूबेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड एक्यूबेटियो से निकला है जिसका मतलब होता है रिक्लाइनिंग। दिए हुए ऑप्शंस क्या हैं? कन्वर्जेशन, रिक्लाइनिंग, एम्ब्यूलेशन, ऑक्यूपेशन। नाउ व्हाट इज एम्ब्यूलेशन? एम्ब्यूलेशन होता है चलने फिरने का अमल। तो जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है दैट इज रिक्लाइनिंग, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लैटिन वर्ड एक्यूबेटियो से निकला है जिसका मतलब होता है रिक्लाइनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज लेविटेट। लेविटेट का मतलब होता है राइज और कॉज टू राइज इन द एयर। ऑप्शंस क्या है? सिंक, फ्लोट, प्लॉड एंड वॉन्डर। तीन के साथ तो आप फेमिलियर होंगे। प्लॉड क्या होता है? प्लॉड होता है वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स। लेविटेट दैट मीन्स टू राइज इन टू द एयर। तो जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है दैट इज फ्लोट। नेक्स्ट वर्ड इज सिबिलीन और सिबिलाइन। दोनों में से कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, क्रिप्टिक और समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। ऑप्शंस क्या हैं? एनिग्मेटिक, ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट, सब्टल। ऑब्वियस और ट्रांसपेरेंट का तो आपको पता है। एनिग्मेटिक क्या होता है? एनिग्मेटिक इज समथिंग दैट इज हार्ड टू सॉल्व और फिगर आउट, और समथिंग दैट इज मिस्टीरियस। सब्टल, सब्टल का मतलब होता है फाइन और डेलिकेट और समथिंग दैट इज नॉट ईजी टू नोटिस। तो सिबिलीन या सिबिलाइन का जो सिमिलर वर्ड है दैट इज एनिग्मेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज मैकेडमाइज्ड। मैकेडमाइज्ड मीन कवर्ड विद मैकेडम। मैकेडम क्या होता है? ये जो सड़क बनाने में पत्थर इस्तेमाल होता है ना, इसको मैकेडम बोलते हैं। ऑप्शंस क्या है? ग्रेवल्ड, मडेड, turfed, paved. Gravelled means covered with gravel. Now what is gravel? ये है gravel. gravel को हम उर्दू में बजरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज mudded. mudded का मतलब होता है covered with mud, something that is muddy. थर्ड इज turfed. turfed means covered with turf. अब turf क्या है? ये देखें, Turf is grass and the surface layer of earth held together by its roots. जो आपको थोड़ा सा कार्पेट का टेक्सचर भी दे रही होती है, इसको टर्फ बोलते हैं। चौथा वर्ड है पेव्ड। पेव्ड का मतलब क्या है? ऐसा एरिया जो कि हार्ड या फ्लैट सरफेस ऑफ पीसेस ऑफ स्टोन से, कंक्रीट से या ब्रिक से कवर हुआ हो। ठीक है, सो द मोस्ट सिमिलर वर्ड टू मैकेडमाइज इज पेव्ड। नेक्स्ट वर्ड इज फिनेगल। फिनेगल का मतलब है टू ऑब्टेन समथिंग बाय डिसऑनेस्ट और डेवियस मीन्स,
ठीक है, आप किसी के साथ चिटिंग करके, फ्रॉड करके जो है वो कोई चीज़ ऑब्टेन करते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? सरेंडर, मैनिपुलेट, कॉपरेट, व्हीडल। सरेंडर मीन्स टू गिव अप, मैनिपुलेट टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस क्लेवरली, कॉपरेट ताउन करना, व्हीडल का क्या मतलब है? यूज फ्लैटरी टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, यानी कि खुशामद या चापलूसी करके किसी को मुतासिर करना या खुश करने की कोशिश करना। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड टू फिनेगल। नेक्स्ट वर्ड इज डेसिडेरियम। डेसिडेरियम मीन्स अ स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग और डिजायर, स्पेशली फॉर समथिंग दैट इज लॉस्ट। क्रेविंग क्या है? अ पावरफुल डिजायर फॉर समथिंग। सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान, ख्वाहिशात की तकमील हो जाना फुलफिलमेंट कहलाता है। कंटेंटमेंट क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनका डिफरेंस नहीं पता होता। सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन कम्स आउट ऑफ अचीविंग समथिंग, और कंटेंटमेंट क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। सेटिस्फेक्शन कब होती है? जब हमारी कोई स्पेसिफिक ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाती है, तब सेटिस्फेक्शन होती है। कंटेंटमेंट की जो है वो थोड़ी सी डीपर सेंस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो कुछ है आप उसके साथ सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। सेटिस्फेक्शन क्या है? मीटिंग अ स्पेसिफिक डिजायर, और कंटेंटमेंट क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। खैर, वापस आते हैं अपने वर्ड डेसिडेरियम पे, which means a strong desire, especially for something that is lost. तो इससे जो सबसे ज़्यादा मिलता जुलता वर्ड है that is craving. Next word is amanuensis. Amanuensis क्या है? Amanuensis is a person employed to write or type what another dictates. या फिर वो कॉपी करता है किसी और का लिखा हुआ कुछ। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? सेक्रेटरी, असिस्टेंट, क्लर्क एंड स्क्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सेक्रेटरी और असिस्टेंट में क्या डिफरेंस है। सेक्रेटरी जो है ही टिपिकली फोकसेस ऑन बेसिक क्लरिकल टास्क लाइक स्केड्यूलिंग, आंसरिंग फोन्स, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स। और असिस्टेंट क्या करता है? असिस्टेंट की थोड़ी सी वाइडर रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपनी पोजीशन पे डिपेंड करते हुए। ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा, वो रिसर्च करेगा, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी है वो क्लरिकल टास्क तक जो है वो लिमिटेड होता है, जबकि जो असिस्टेंट है उसकी वाइडर रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज क्लर्क। क्लर्क एक ऐसा पर्सन जो कि ऑफिस में एम्प्लॉय है, उसने रिकॉर्ड्स रखने हैं, अकाउंट्स देखने हैं, और दूसरे जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हैं उसने वो देखनी है। स्क्राइब क्या होता है? स्क्राइब इज समवन हुज टास्क इज टू मेक रिटन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रिंटिंग। ठीक है, तो इमैनुएंसिस का जो सबसे सिमिलर वर्ड है दैट इज स्क्राइब। दोनों का काम क्या है? लिखना या टाइप करना। नेक्स्ट वर्ड इज क्रोमुलेंट। क्रोमुलेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेबल और एडिकेट। ठीक है, तो ऑप्शन सबसे पहला दिया हुआ है एक्सेप्टेबल, यही करेक्ट आंसर है। बाकी अनएक्सेप्टेबल, क्वेश्चनेबल, डुबियस सब इररेलेवेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपिनक्विटी। प्रोपिनक्विटी का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग क्लोज टू समवन और समथिंग। अब ये जो क्लोजनेस है ये नियरनेस ऑफ ब्लड हो सकती है, ये किनशिप हो सकती है बिटवीन पीपल, ये सिमिलैरिटी इन नेचर ऑफ थिंग्स हो सकती है, ये नियरनेस इन प्लेस और टाइम हो सकती है। यानी अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ तो दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी। अब देखते हैं इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है या क्लोज वर्ड कौन सा है। डिस्टेंस, क्लोजनेस, रिमोटनेस, आइसोलेशन। तो मोस्ट सिमिलर क्या है? क्लोजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज नियरली मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। पहले हम क्या देख रहे थे? मोस्ट सिमिलर देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं मोस्ट ऑपोजिट। फर्स्ट वर्ड इज perspicacity. Perspicacity means the quality of having a ready insight into the things. Shrewdness. Options क्या हैं? Acumen, astuteness, naivety, intelligence. Acumen क्या होता है? The ability to make good judgments or take quick decisions.
ठीक है, कि आप जल्दी जल्दी जो है वो क्विक डिसीजंस ले सकते हो, आप में अच्छी जजमेंट करने की एबिलिटी है। एस्ट्यूटनेस क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर एंड क्विक टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। और श्रीवरनेस। नेविटी क्या है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट। इंटेलिजेंस क्या है? द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। तो एक्यूमेन, एस्ट्यूटनेस और इंटेलिजेंस मिलते जुलते हैं। नेविटी जो है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट, ये है मोस्ट ऑपोजिट। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फेबुलेशन। कन्फेबुलेशन जो है ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट जो है वो जनरेट कर लेता है फॉल्स मेमोरी। ये एक मेमोरी एरर है जिसमें समवन क्रिएट्स फॉल्स और डिस्टॉर्टेड मेमोरीज अबाउट देमसेल्व्स और अदर्स। ऑप्शंस क्या हैं? वेरिफिकेशन, फैब्रिकेशन, डिस्टॉर्शन, एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन है मुबालगा आराई, आप बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करें, ठीक है। डिस्टॉर्शन, बिगाड़ किसी चीज़ का। फैब्रिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेटिंग स्पेशली एन अनट्रूथफुल स्टेटमेंट। तो ये तीन जो है ये फिर भी मिलते जुलते हैं। वेरिफिकेशन इज द मोस्ट ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, dilettante, which means a person having a superficial interest in an art or a branch of knowledge। ठीक है, किसी भी मौजू का सतही इल्म होना या किसी भी मौजू का सतही मुतालिया करने वाला, एक ऐसा बंदा जिसको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो हो लेकिन वो उसको सीरियसली ना ले। दिए गए ऑप्शंस क्या हैं? एमेच्योर, कनाइजर, नोविस, एंथुजियास्ट। अमेचर क्या है? गैर पेशावर खिलाड़ी जो शौकिया किसी काम में हिस्सा लेता है, ठीक है। कनाइजर क्या है? माहिर, अ पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग। नोविस, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ जॉब और अ पर्सन हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन अ जॉब, बिल्कुल नया बंदा। एंथुजियास्ट क्या है? अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एंथुजियाज्म, यानी ऐसा शख्स जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या एक्टिविटी में। तो ये ऐसा शख्स हो गया जिसको शौक है, ठीक है, इंटरेस्टेड है ये। नोविस ऐसा हो गया जो कि न्यू टू अ जॉब है, ठीक है। कनाइजर माहिर। अमेचर जो है ये शौकिया काम कर रहा है लेकिन उसको पास टाइम की तरह ले रहा है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऑपोजिट वर्ड है दैट इज कनाइजर, जो है माहिर, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी एक्टिविटी में माहिर। नेक्स्ट वर्ड इज किल्टर। किल्टर रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग इन गुड वर्किंग ऑर्डर, means something that is functioning properly and is well maintained, यानी कि वो हारमनी में है, वो बैलेंस में है। तो बैलेंस, ऑर्डर, हारमनी, आउट ऑफ सिंक, ये तीनों तो बनते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स। आउट ऑफ सिंक यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ एग्रीमेंट, आउट ऑफ हारमनी, आउट ऑफ बैलेंस, ये जो है वो इसका क्या है? मोस्ट ऑपोजिट वर्ड है। करस्केटिंग। करस्केटिंग के दो मतलब होते हैं, एक होता है फ्लैशिंग और स्पार्कलिंग, दूसरा क्या होता है? सिवियरली क्रिटिकल और स्कैथिंग। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? मंडेन, टेनेब्रस, स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट। स्पार्कलिंग जो है वो क्या हो गया? सिमिलर वर्ड हो गया। ब्रिलियंट क्या हो गया? स्पार्कलिंग और फ्लैशिंग जैसा हो गया, ठीक है, सिमिलर वर्ड हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक जो है वो हमने चूज करना है। मंडेन का मतलब है ऑर्डिनरी, बोरिंग, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग है, रादर देन लैकिंग लाइट। टेनेब्रस का क्या मतलब है? डार्क और शैडोई, ठीक है। करस्केटिंग क्या था? ब्राइटनेस से रिलेटेड था। टेनेब्रस क्या है? डार्कनेस से रिलेटेड है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज वेलियाइटी। इट मीन्स अ विश और इंक्लिनेशन नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीड टू एक्शन, ठीक है। एक ऐसी ख्वाहिश जो इतनी तगड़ी नहीं है कि आपसे कोई अमल करवा सके या किसी एक्शन तक ले जा सके, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? एवर्जन, पैशन, इनडिफरेंस, एपैथी। एवर्जन क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन। पैशन क्या है? अ स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोलेबल इमोशन, और वी कैन से दैट इट इज एन इंटेंस इमोशन कंपेलिंग एक्शन। इनडिफरेंस क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न। एपैथी क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑपोजिट है वो है पैशन। नेक्स्ट वर्ड इज
Baroque. Baroque का मतलब है something that is extravagantly ornamented. It means the heavily decorated style in the buildings and arts etc. यानी जो सबसे ज़्यादा सजी धजी चीज़ें होती हैं, that is Baroque. अब ऑप्शंस क्या हैं? मिनिमलिस्ट, ऑर्नेट, क्लासिकल, रोकोको. इन चारों को देख लेते हैं वन बाय वन के ये क्या है. मिनिमलिस्ट क्या है? अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस मिनिमलिज्म. मिनिमलिज्म क्या है? मिनिमलिज्म एक ऐसा स्टाइल है आर्ट में, डिज़ाइन में, जिसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ मटेरियल्स लगती हैं, कम से कम चीज़ें लगती हैं. हर एक चीज़ जो है वो बड़ी सिंपल सी शेप में होती है, सिंपल सी फॉर्म में होती है. तो जो मिनिमलिज्म को प्रैक्टिस करता है उसे मिनिमलिस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट है ऑर्नेट. ऑर्नेट क्या होता है? हाईली डेकोरेटेड. क्लासिकल. क्लासिकल इज़ ट्रेडिशनल इन स्टाइल. ठीक है, अगर हम जो है वो एंशियंट ग्रीक या लेटिन लिटरेचर की बात करें, आर्ट की बात करें, कल्चर की बात करें, तो उसमें जो ट्रेडिशनल स्टाइल था या जो लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड फॉर्म थी वो बड़ी सजी धजी टाइप होती थी. ठीक है, अगर हम जो है वो क्लासिकल डांस की भी बात करें तो आप देखते हैं कि उसमें वो सही उन्होंने ज्वेलरी और हर एक चीज़ फुली सजी धजी पहनी होती है. ठीक है, तो इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाईली डेकोरेटेड. नेक्स्ट है रोकोको. रोकोको जो है ये भी आर्टिस्टिक स्टाइल है, स्पेशली ऑफ द 18th सेंचुरी, जिसमें एलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन आ जाती है. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ऑर्नेट, क्लासिकल, रोकोको, ये सारी क्या है, ये हाईली ऑर्नामेंटेड में आ जाती हैं. सिंपलेस्ट शेप्स या फॉर्म्स की जो बात करता है वो मिनिमलिस्ट करता है. सो दिस इज द करेक्ट ऑपोजिट, विच इज आवर आंसर. नेक्स्ट वर्ड इज केवियट. केवियट होती है वार्निंग. इट रेफर्स टू अ वार्निंग दैट लिमिट्स अ स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ जनरल अलर्ट. नीचे दिए हुए ऑप्शंस क्या हैं? गारंटी, वार्निंग, अश्योरेंस, डिस्क्लेमर. डिस्क्लेमर क्या है? Disclaimer is a statement that denies the responsibility or liability. आपको अक्सर जो है वो किसी ड्रामा के, मूवी के स्टार्ट में जो है वो एक डिस्क्लेमर लगता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि डिनाई कर रही होती है कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्टंट शो देख रहे होते हैं तो उसके स्टार्ट में जो डिस्क्लेमर आता है वो आपको बता रहा होता है कि ये जो सारे स्टंट्स हैं ये सुपर वीएन में परफॉर्म किए गए हैं. ठीक है, इन केस आप ये वाले स्टंट्स अपने ऊपर परफॉर्म करते हैं या खुद से परफॉर्म करते हैं तो हम इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं हैं कि आपके साथ क्या होता है. ठीक है, तो वो डिनाई कर रहा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को. नेक्स्ट इज अश्योरेंस. वार्निंग, गारंटी. वार्निंग क्या हो गया? वार्निंग तो सिमिलर हो गया. अब जो दो ऑप्शंस हैं, गारंटी और अश्योरेंस, इन दोनों में से चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है. जो गारंटी है ये फॉर्मल एश्योरेंस आ जाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एक केवियट है, वार्निंग है, जो बोलती है बी केयरफुल दिस माइट हैव इश्यूज. इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक गारंटी की कैटेगरी में आएगा, एक अश्योरेंस की कैटेगरी में आएगा. जो गारंटी वाला होगा वो बोलेगा वी गारंटी इट वर्क्स, हम गारंटी देते हैं कि ये काम करता है. दूसरा क्या होगा? वी अश्योर यू इट्स सेफ, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये सेफ है. सो द करेक्ट वन इज, द करेक्ट ऑपोजिट इज अश्योरेंस, विच इज अ फर्म प्रॉमिस. द लास्ट वर्ड इज ब्लस्टर. ब्लस्टर का मतलब होता है टू टॉक इन अ लाउड एग्रेसिव टोन विद लिटिल इफेक्ट. दिए गए ऑप्शंस क्या हैं? ब्रेवेडो, बूस्ट, कॉन्फिडेंस, मीकनेस. ब्रेवेडो क्या है? अ बोल्ड मैनर और शो ऑफ बोल्डनेस, जो आप किसी को डराने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए यूज करते हैं. बूस्ट, टॉक विद एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस अचीवमेंट, पोजेशंस, एबिलिटीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा. कॉन्फिडेंस, the feeling or belief that one can have faith or rely on someone or something. Meekness, the quality of being quiet, gentle, या फिर unwilling to argue. तो इसमें जो है कॉन्फिडेंस, बूस्ट और ब्रेवेडो, ये तीनों ही नहीं आते. करेक्ट ऑपोजिट इज मीकनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने वो स्किप किए हैं, प्रेसी और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन थे वो. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग. इसमें हमने क्या करना है? करेक्शन करनी है सिर्फ 5 की, लेकिन मैं 8 के 8 की करूंगी. पहला सेंटेंस है, हैविंग बीइंग परपिचुएटेड फॉर सेंचुरीज द सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट which has been institutionalized
are a form of structural violence that affect marginalized communities. इसमें तो सबसे पहले सेंचुरीज के बाद कॉमा आएगा, ठीक है. Having been perpetuated for centuries, कॉमा आएगा. नेक्स्ट जो गलती है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. Systematic inequalities and discriminatory policies of the government which has been institutionalized. Has been नहीं होगा, it is have been, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है. Inequalities and policies. अच्छा, इसके अलावा एक और काम करना है. अभी फिलहाल के लिए आपको ये दो याद रह गए कि सेंचुरीज के बाद जो है कॉमा लगना है और हैज़ को हैव से रिप्लेस करना है. तीसरी चीज़ क्या है? द सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. इसको हमने सेपरेट करना है फ्रॉम द नॉन एसेंशियल क्लॉज. नॉन एसेंशियल क्लॉज कौन सा है? विच हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. इसके लिए हम क्या लगा देंगे? डैश. अब आप देखिए नॉन एसेंशियल क्लॉज मैंने उसे क्यों बोला कि अगर आप इस पार्ट को स्किप कर भी देते हैं तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है. Having been perpetuated for centuries, the systematic inequalities and discriminatory policies of the government are a form of structural violence that affect marginalized communities. तो हमारे सेंटेंस में कितनी चेंजेस आई हैं? 3. कॉमा, डैश और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सेकेंड सेंटेंस है We cleaned all the kitchen while our parents were out to dinner. All the kitchen नहीं होता, entire kitchen होता है. और out to dinner नहीं होता, out for dinner होता है. ठीक है, दो चेंजिंग आ गई इसमें भी, entire और out for dinner. Next sentence is If I am stressed out about something, I tend to have problem to fall asleep. इसमें सबसे पहले फुल स्टॉप जो है वो कॉमा में चेंज होगा. हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे इनटू अ सिंगल सेंटेंस यूजिंग अ कॉमा. फिर जो था हैव प्रॉब्लम टू फॉल asleep, इसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं. पहला, आई टेंड टू हैव ट्रबल फॉलिंग asleep, ये हो सकता है. और दूसरा, आई टेंड टू हैव अ प्रॉब्लम फॉलिंग asleep. ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे. Next is, if I will be in Lahore, I will contact to you. इसमें दो चेंजेस आएंगे. I will be रिप्लेस हो जाएगा I am से और contact to you रिप्लेस हो जाएगा contact you से. पहला जो मैंने will be को रिप्लेस किया है am के साथ, वो क्यों किया है? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हम if क्लॉज यूज कर रहे होते हैं तो हम will नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं? We use the present simple or indefinite tense in the if clause and the future tense in the main clause. ये main clause है, यहाँ पर will use होगा जो future clause है. ये जो if clause है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर present indefinite tense use होगा. और to मैंने क्यों हटाया? क्योंकि ये unnecessary preposition है. contact के बाद to नहीं लगता, I will contact you होता है. Fifth one, the cultural globalization. It is a phenomenon that has been driven by technological advancements and economic integration is a threat to local cultures. इसमें 3 चेंजेस आएंगे. ठीक है, सबसे पहले तो द हट जाएगा, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. इट इज को कट कर देंगे, a phenomenon that has been driven by the technological advancements. That has been driven को हम simply driven भी बोल सकते हैं और इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो मेजर जो हमारे पास दो ही चेंजेस आएंगी उसको आप कर लें. एक तो ये इट इज़ रिमूव हो जाएगा और एक ये द रिमूव हो जाएगा. द को क्यों रिमूव किया है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो है ये अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. ठीक है, सो ये जो द लगा हुआ है ये अननेसेसरी है बिकॉज इट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इट. नेक्स्ट सेंटेंस इज The impact of cyber technology on modern society is being studied by researchers who has found that it has both positive and negative effects. यहाँ पर भी जो गलती है वो है subject verb agreement की. Researchers who have found. Has को हमने have में change करना है. Next, the experimental novel which blends elements of poetry and prose is a challenge
to traditional notions of storytelling and narrative structure, but it will have been widely accepted by the time it is recognized as a masterpiece. Will have been widely accepted, illogical future perfect tense है, इसको हम चेंज कर देंगे will be widely accepted by the time. Last sentence for the sentence correction is the honor killings that having been perpetuated by the societies are exacting a deadly toll on the vulnerable individuals which are exacerbating the excruciating norms more. यहाँ पर 4 चेंजेस आएंगे. पहला क्या है? इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म का है. Having been perpetuate is grammatically incorrect. यहाँ पर आएगा have been perpetuated. सेकेंड चेंज क्या है? सोसाइटी के पीछे जो दा है इसको रिमूव कर देंगे. द वर्ड सोसाइटीज इज अ जनरल प्लूरल नाउन. ठीक है, तो द जो है वो नीडेड नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रेफरिंग टू स्पेसिफिक सोसाइटीज. थर्ड चेंज क्या है? इनकरेक्ट यूज ऑफ विच. ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ये यूज होता है चीज़ों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, आइडियाज़ के लिए, एनिमल्स के लिए. ये जो क्लॉज आप देख रहे हैं विच आर एक्सेसरबेटिंग द एक्सक्रूशिएटिंग नॉर्म्स मोर, ये रेफर कर रहा है किनको? इंडिविजुअल्स को. इसके लिए यूज होता है हु. नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन का. इन पाकिस्तानी फोकलोर हीर रांझा, सोनी महिवाल एंड सस्सी पुन्नू आर आइकॉनिक टेल्स ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स. इसमें फोकलोर के बाद कॉमा आएगा टू सेपरेट द इंट्रोडक्टरी फ्रेज इन पाकिस्तानी फोकलोर. फिर ये जो नाम है हीर रांझा, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, ये सेपरेट टेल्स हैं. ठीक है, सेपरेट कहानी है, तो इनके बीच में भी जो है वो क्या आएगा? कॉमा आएगा. हीर रांझा, सोनी महिवाल एंड सस्सी पुन्नू आर आइकॉनिक टेल्स ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स. ठीक है, पहले सेंटेंस में इतनी ही करेक्शन होंगी. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं. These stories, deeply rooted in the tribal connections, serve as allegories and commentaries on spiritual and romantic love. They explore the complexities of human emotion, the trials of love, and the transformative power of spiritual elevation. अब ये जो फ्रेज है deeply rooted in the tribal connections, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है. सो इसके गिर्द क्या होंगे? इसके गिर्द कॉमा आएंगे. दी स्टोरीज के बाद कॉमा और कनेक्शंस के बाद कॉमा. A non-restrictive clause is a clause that provides additional information to a sentence, but it is not essential to its meaning. इसको हम नॉन एसेंशियल क्लॉज भी बोलते हैं. ठीक है, कि ये ना होगा तब भी काम चलेगा, जैसा मैंने पहले बताया. ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं. These stories serve as allegories and commentaries. ठीक है, हमने नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को या नॉन एसेंशियल क्लॉज को निकाल दिया तब भी बात पूरी हो रही है. सो इसके आगे और पीछे कॉमा लगेगा. नेक्स्ट, स्पिरिचुअल और रोमांटिक लव. इसके बाद रन ऑन सेंटेंस है. सो उसके बाद क्या होगा? या तो एक फुल स्टॉप या एक सेमी कॉलन. और जब फुल स्टॉप लगता है तो नेक्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाता है. दे का टी कैपिटल हो जाएगा. रन ऑन सेंटेंस क्या होता है? रन ऑन सेंटेंस इज व्हेन two or more independent clauses are joined together without proper punctuation. उसको हम run on sentence बोलते हैं. Spiritual elevation के बाद क्या आ जाएगा? Full stop. The themes of trial, emotional anguish, separation, and expulsion resulting in the moral polishing of the lovers are timeless and universal. Clarity के लिए पिछला रिमूव कर देती हूँ. अच्छा, ये जो अब लिस्ट है ट्रायल, इमोशनल, एंग्विश, सेपरेशन, एक्सपलियन, इन सब के सेंटर में क्या लगेगा? कॉमा लगेगा. ट्रायल के बाद, इमोशनल के बाद, एंग्विश के बाद, सेपरेशन के बाद. रिजल्टिंग इन द मॉरल पॉलिशिंग ऑफ द लवर्स इज अ पार्टिसिपल फ्रेज दैट शुड बी सेट ऑफ बाय द कॉमास. तो इसके स्टार्ट और एंड में भी कॉमा लगेगा. और ये जो हमने इस सेंटेंस के एंड पे ये एलिप्सिस दिया हुआ है, इसको ख़त्म करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे. ये एग्जामिनर ने जानबूझ के भी दिया हो सकता है या गलती से भी हो सकता है. ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है. लास्ट सेंटेंस है हीर रांझा's epic tale penned by Waris Shah is a masterpiece of Punjabi literature, a testament to the power of love to transcend mortal bounds. इसमें भी penned by Waris Shah नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है.
ठीक है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके स्टार्ट और एंड में भी क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। फिर लिटरेचर के बाद भी कॉमा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बस इतनी ही चेंजेस आती हैं जितनी मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद appropriate prepositions. The massive landslide tumbled dash the valley below, blocking the river and causing widespread flooding that destroyed crops and habitats. जो verb यहाँ पर use हुआ है that is tumbled. When something tumbles down a slope or into a place, तो preposition क्या लगती है, into और down. अब इस कंटेक्स्ट को देखें, ये जो कंटेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इट्स मूविंग फ्रॉम अ हायर प्लेस टू द लोअर प्लेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, टम्बल्ड इनटू द वैली, द प्रेपोजिशन विल बी इनटू। नेक्स्ट क्या है, द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग अरेंज्ड मैरिजेस रेज्ड dash the Pakistani community, with some arguing that it was a vital part of their cultural heritage while others saw it as a form of oppression. वर्ब क्या है, रेज। कंट्रोवर्सी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को रेज किया है, यानी कि ग्रुप की बात हो रही है। यहां पर जो प्रेपोजिशंस यूज होंगी वो होंगी या तो विदिन या अमंग। अब जैसे कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के बीच हो रही है, सो विदिन विल बी द मोस्ट सूटेबल प्रेपोजिशन हियर, रेज्ड विदिन द पाकिस्तानी कम्युनिटी। As she read the poem, the subtle symbolism and metaphors whispered dash the surface of the words, awakening a depth of emotion within her. The subtle symbolism whispered the surface of the words. The symbolism is just beneath the surface. So, the correct preposition will be whispered beneath the surface. The concept of Tawheed or the oneness of God lies dash the very fabric of Islamic theology, weaving together the intricate threads of faith, reason, and spirituality. Lies in the very fabric of Islamic theology. As social media scrolled endlessly dash her daily life, her attention span shriveled, leaving her with a perpetual sense of distraction. स्क्रॉल्ड एंडलेसली हर डेली लाइफ, इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया जो है वो परवेसिव है उसके डेली लाइफस्टाइल में। सो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन लगेगी वो होगी थ्रू। सोशल मीडिया स्क्रॉल्ड एंडलेसली थ्रू हर डेली लाइफ। पावर कंसोलिडेटेड डैश द रूलिंग एलीट, साइलेंसिंग डाइसेंट। कंसोलिडेटेड द रूलिंग एलीट, व्हेन द पावर इज गैदर्ड बाय अ ग्रुप, तो प्रेपोजिशन क्या होती है, विदिन और अमंग। रूलिंग एलीट में बात हो रही है तो क्या आएगा, कंसोलिडेटेड विदिन द रूलिंग एलीट। हर ऑनलाइन पर्सोना लीन्ड डैश परफेक्शन, हाइडिंग फ्लॉज। वर्ब क्या है, लीन्ड, और इस पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि लीन के साथ जो प्रेपोजिशन है वो टुवर्ड या टुवर्ड्स लगती है, ठीक है। हर ऑनलाइन पर्सोना लीन्ड टुवर्ड्स परफेक्शन। नेक्स्ट इज themes of love, loss and longing wove dash Ghalib's verses, creating a rich tapestry of emotion. Themes wove Ghalib verses. It means that they are present throughout. So, through is the best preposition here. Next है, use only 5 pair of words and sentences, clearly illustrating their meanings. सेंटेंसेस आप खुद देख लीजिएगा, मीनिंग्स जो हैं वो मैं इलस्ट्रेट कर देती हूँ, डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं। पहला है ब्लर्ट। ब्लर्ट इज अ वर्ब विच मीन्स टू से समथिंग सडनली और विदाउट थिंकिंग, ठीक है। और जो सेकेंड ब्लर्ट है ये नाउन है, विच मीन्स अ फूल और अ फुलिश पर्सन। सेकेंड है आयपथी और एपैथी। आयपथी ये जो है एक स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि मुझे तो इस वर्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, इसकी जगह एंटीपैथी हो सकता था, ठीक है। एंटीपैथी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स समथिंग। एपैथी, जैसा कि हमने अभी जब सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स देखे हैं तो वहां पर भी देखा कि एपैथी का मतलब है लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। थर्ड है डिफेनेस्ट्रेशन और डिनोमेंट।
डिफिनेस्ट्रेशन का मतलब है थ्रोइंग समवन और समथिंग आउट ऑफ अ विंडो, ठीक है। ये एक मेटाफर है जो हम यूज़ करते हैं सडन रिमूवल फ्रॉम पावर के लिए। डिनोमेंट क्या होता है? डिनोमेंट इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ स्टोरीज प्लॉट, ठीक है। इसके अंदर जो है वो रिवीलिंग सीक्रेट्स भी आ सकता है, गुड करेक्टर्स को रिवॉर्ड करना भी आ सकता है, बैड करेक्टर्स को पनिश करना भी आ सकता है, ठीक है। तो ये स्टोरी प्लॉट का जो है वो रेजोल्यूशन होता है। फोर्थ है वेलम और वेलम। फर्स्ट वाला जो वेलम है, इट इज़ अ हिस्टोरिकल टर्म फॉर अ रोमन फोर्टिफिकेशन वॉल, ठीक है। जो सेकेंड वाला वेलम है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेपर मेड फ्रॉम एनिमल स्किन और सेलुलोज फाइबर्स। फिफ्थ आ जाता है सो एंड सो। पहले वाले सो का मतलब है बीजना, टू स्प्रिंकल और स्ट्रू समथिंग ऑन लैंड सच एज सीड्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? फार्मर्स सोड द फील्ड्स विद कॉर्न। सेकेंड वाला जो सो है, इसका मतलब होता है टू मेक अ मोर्निंग और साइंग साउंड। फॉर एग्जाम्पल, ऑल नाइट लॉन्ग द पेशेंट वॉज सोइंग इन हर स्लीप। सिक्स्थ है सेयर एंड सेयर। सिक्स्थ है सेयर एंड सेयर, बोथ आर होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका साउंड तो एक जैसा होता है लेकिन इनके मतलब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पहले वाला जो सेयर है, इसका मतलब है ड्राई और विथर्ड। जो दूसरे वाला सेयर है, इसका मतलब है एक ऐसा शख्स जो कि फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। सेवंथ है क्रिपस्कुलर एंड क्रेपिटेशन। क्रिपस्कुलर का मतलब है क्रिएचर्स दैट आर प्राइमरीली एक्टिव ड्यूरिंग द ट्विलाइट, एट डॉन और डस्क। और क्रेपिटेशन का क्या मतलब है? अ क्रैकलिंग और ग्रेटिंग साउंड। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड दैट अकर्स व्हेन द एंड्स ऑफ अ ब्रोकन बोन मूव अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। या फिर द सेंसेशन दैट अकर्स इन द जॉइंट्स व्हेन दे मूव। लास्ट है ऑक्सोरिसाइड एंड ऑक्सोरियस। ऑक्सोरिसाइड का मतलब है एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, मतलब कि वाइफ मर्डरर, बीवी का खूनी। और ऑक्सोरियस का क्या मतलब है? अ मैन हु इज एक्सेसिवली डिवोटेड और सबमिटेड टू हिज वाइफ, जोरू का गुलाम। आई होप कि मैं इन तमाम को इलस्ट्रेट करने में कामयाब रही। लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ ट्रांसलेशन, जिसमें आपने फिगरेटिव और इडियमेटिक एक्सप्रेशंस को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसलेशन करनी है। इस पैसेज की ट्रांसलेशन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप उसको गौर से देख लें। जिस चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज CSS 2025 प्रेसियन कंपोजिशन पेपर। मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव पोर्शन के सोल्यूशन पे होंगी। स्टे ट्यून्ड टू कुर्सिलिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।